हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9 चैप्टर 14 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चैप्टर 14 है हमारा जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट्स। तो इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो स्टीरियोटाइप्स है उसके कारण हमेशा से गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिफ्रेंशिएशन होते आ रहा था। और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी। हमने देखा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इक्वलिटीज़ क्या होती है। तो अब हमको देखना है एफर्ट्स टू ब्रेक एग्जिस्टिंग कन्वेक्शंस। तो इसके बारे में हमको देखना है। तो वी सॉ हाउ रामवती एक्सेप्टेड traditional beliefs and sacrificed her desire to work and earn a living. In the beginning of 19th century, there were many social reforms in India and rest of the world like social reformers in India and rest of the world like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar, Jyotiba Phule, who sought to reform the social status of women by raising their voice in protest against traditional beliefs and convictions. तो यहाँ पे रामवती जो है उसने जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, उसको उसने अपना लिया और जो भी उसका सपना था, उसकी इच्छा थी कि वो बाहर जाके काम करे और रोजी रोटी कमाए, पैसे कमाए, तो वो उसने छोड़ दिया। लेकिन 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे और इंडिया में और वर्ल्ड में भी जो चाहते थे कि जो वुमेन्स का स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो चेंज हो। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले। तो इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं और जो प्रथाएं चल रही है उसके खिलाफ जो है लोगों को जागरूक कराया। तो एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है। तो श्यामलाल फैमिली लिव्ड इन नया रायपुर। तो श्यामलाल की फैमिली कहाँ रहती है? नया रायपुर में। दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स। श्यामलाल वॉज हेड ऑफ द फैमिली। ही नेवर लेट एनी वन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो उनको आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। और श्यामलाल कौन था? हेड ऑफ़ द फैमिली था और वो किसी को भी अपने घर में अपनी ओपिनियंस, अपने विचार रखने नहीं देता था। हिज वाइफ Ramvati often offered advice. He would snub her, saying, "You concentrate on the household work. There is no need for you to offer me any suggestions." तो कभी कभी रामवती उसको कुछ एडवाइस देने की कोशिश करती थी, मतलब सुझाव देने की कोशिश करती थी। वो उसको रोक देता था, चुप करा देता था और क्या बोलता था, तुमको घर के जो काम काज में उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, घर के जो काम है उसमें तुम ध्यान दो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कोई भी सजेशन देने की। तो रामवती वॉज टॉलरेंट सबमिसिव वुमेन हु एक्सेप्टेड द ट्रेडिशंस ऑफ हर सोसाइटी। तो रामवती एक बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट, मतलब कुछ भी हो तो सहनीय लेडी थी और वो अपने मतलब पतिव्रता नारी जो बोलते हैं ना, वो थी। और वो जो ट्रेडिशंस है सोसाइटी के उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया था। द फैमिली नीडेड मनी टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली एंड टू गेट देयर डॉटर मैरिड। रामवती केप्ट टेलिंग हर हस्बैंड दैट शी कुड वर्क इन फैक्ट्री। तो जब फैमिली थी, पैसे की तंगी थी, तो रामवती को पता था कि उनको पैसे चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके और उनकी जो बेटी है उसकी शादी करनी थी उनको। तो रामवती हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी कि वो भी फैक्ट्री में जाकर काम कर सकती है। इन दिस वे शी कुड गेट द चांस टू यूज देयर एजुकेशन एंड स्किल्स एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम। तो श्यामलाल ऑलवेज रेस्पॉन्डेड इन एंगर, सेइंग, इफ यू गो आउट एंड वर्क आउट अलोंगसाइड अदर अननोन मैन विल डिस्ग्रेस मी इन द सोसाइटी। अब देखो, वो बोल रही है कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जाके काम कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ। तो श्यामलाल जो है हमेशा उसको गुस्से में बोल देता था, अगर तुम बाहर जाके काम करोगी तो जो दूसरे जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे सोसाइटी में। जस्ट रिमेन क्वाइटली एट होम एंड ट्राई टू मैनेज द हाउस होल्ड विद द मनी आई ब्रिंग। नो वुमन इन अवर फैमिली हैज एवर स्टेप्ड आउट of the house to work. His wife was disturbed by such narrow-minded thinking, but she kept her thoughts to herself. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो इतना कुछ बोल देता था कि वो जो है सोच लेती थी मुझे घर पे ही रहना चाहिए और घर के जो काम काज है उसको ही जो भी वो दे रहा है उसमें चलाना चाहिए, क्योंकि उसका पति उसको वैसे ही बोल रहा है। लेकिन और वो ये भी बोल रहा है कि हमारे परिवार में कोई भी महिला जो है बाहर जाके काम नहीं करती है। और इससे जो वाइफ जो है, उसकी जो वाइफ है रामवती, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, चिंतित रहती है कि ये जो इतना नैरो माइंडेड थिंकिंग है इसके कारण जो है उसको अपने जो विचार है उसको अपने तक ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय
sought to make modern education available to all and talked of creating law to eradicate the practice of sati. तो राजा राम मोहन राय ने क्या काम किया था, ये हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको, उनका मानना ये था कि ये सारे लोगों को अवेलेबल हो, वुमेन्स को भी अवेलेबल हो। और उन्होंने जो सती, मेन जो उनका क्या काम था, उन्होंने सती प्रथा जो थी उसको समाज से हटाया। एरेडिकेट मतलब हटाया। तो सती प्रथा का क्या मतलब होता है, सती प्रथा वो प्रथा होती है जहाँ पे हस्बैंड के मर जाने के बाद जो वुमेन है, चाहे वो किसी भी एज की हो, उसको अपने पति की जो चिता है उसके साथ जल जाना होता है। तो ये होती है सती प्रथा। ईश्वरचंद विद्यासागर मेड स्पेशल एफर्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड फिक्सिंग अ मिनिमम एज फॉर गर्ल्स टू बी सेंट टू देयर इन लॉ हाउस आफ्टर मैरिज। तो वैसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने स्पेशल एफर्ट्स लगाए जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, क्योंकि गर्ल्स को भी हमको पढ़ाना लिखाना है। और जो विडो है, विडो मतलब जो महिला जिसका पति खत्म हो गया, जिसे हम हिंदी में विधवा बोलते हैं, तो उसकी फिर से शादी कराई जाए। और जो गर्ल्स है, उस समय चाइल्ड मैरिज प्रिविलेंट था, तो गर्ल्स है उसकी एक मिनिमम एज हो जहाँ पे उस एज में उसको अपने ससुराल भेजा जाए, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में गौना कहा जाता है। तो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले अंडरटुक मेनी इनिशिएटिव्स टू एडुकेट एंड सोशली रिफॉर्म द डिसएडवांटेज क्लास इन द सोसाइटी। तो वैसे ही ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए, आगे आके बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव्स लेके आए ताकि वो जो सोशली चैलेंज्ड जो वुमेन्स हैं उनको एडुकेट कर सके, जो डिसएडवांटेज क्लास मतलब जो छोटे क्लास के लोग हैं उनको एडुकेट कर सके और सोशली जो है रिफॉर्म कर सके। तो हमको थोड़ा सा सावित्रीबाई फुले के बारे में देखना है। तो 1831 से 1897, तो ड्यूरिंग सावित्रीबाई फुले's लाइफ टाइम पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, ठीक है, लोअर सोशल कास्ट faced a lot of discrimination, violence and persecution in India, while people belonging to upper class were held in high esteem and revered. तो सावित्रीबाई फूले ने लाइफ लॉन्ग जो है, लोग जो लोअर सोशल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको, उन्होंने ये देखा कि उनको हमेशा क्या है, भेदभाव सहना पड़ता था, उनके खिलाफ वायलेंस होता था और उनको एक तुच्छ नज़र से देखा जाता था। तो और जो लोग जो है, जो अपर क्लास को बिलोंग करते थे, वो हमेशा अपने आप को एक ऊंचे ओहदे पर मानते थे और हमेशा जो है एक गुरूर के साथ रहते थे। इट वॉज द अपर कास्ट हु फॉर्मुलेटेड सोशल लॉस एंड रिलीजियस पॉलिसीज, इंस्टिलिंग द फियर ऑफ सिन इन पीपल टू गेट देम टू एक्सेप्ट एंड ओबे द लॉज। इन दोज डेज women did not have right to education, property, freedom, equality and respect। तो यहाँ पे ये बनाया किसने, ये अपर लोगों ने ये बनाया। और उन्होंने जो सोशल लोअर सोशल कास्ट के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बैठा के रखा था कि अगर वो ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो लॉस बनाया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भगवान उनको क्या है, पाप का भागीदारी बना देगा। और उस समय में वुमेन्स जो है उनको कोई भी राइट्स भी नहीं मिला करते थे, जैसे कि उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनके नाम पे, उनको आज़ादी नहीं मिली थी, कोई इक्वालिटी स्टेटस नहीं मिला था सोसाइटी में और रेस्पेक्ट भी बिल्कुल नहीं मिली थी। The common belief about women education was that if women study they would be widowed। अब एक कॉमन बिलीव था उस समय वुमेन्स के एजुकेशन के लेके कि अगर वुमेन ज़्यादा पढ़ती लिखती है तो वो क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। सो सावित्रीबाई फूले बिलीव दैट वुमेन कुड लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द सोशल कन्वेक्शंस ओनली इफ दे आर एजुकेटेड। लेकिन सावित्रीबाई फूले की सोच कुछ अलग थी। वो क्या सोचती थी कि वुमेन्स जो हैं, अगर वो चाहती हैं कि उनका एक अच्छा जीवन हो, वो खुली विचारधारा से जी सके, तो उनको एडुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सोशल कन्वेक्शन चला जा रहा है, जो प्रथाएं चले आ रही है, उन्हें वो तोड़ सके। शी मेड एडुकेशन हर वेपन। शी फेल्ट द ओनली वे टू चेंज पीपल्स मेंटल एटीट्यूड्स वॉज थ्रू एडुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। तो उसको क्या लगा कि हमको अगर लोगों की मेंटल जो स्थिति है, ठीक है, मेंटल एटीट्यूड जो ये प्रथाएं चलती आ रही है, अगर इसको चेंज करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन वुमेन के पास हो और एक साइंटिफिक थिंकिंग उनके पास हो। तो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की पिक्चर दी गई हुई है। तो सावित्रीबाई फुले वर्कड हैंड इन हैंड विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले टू ब्रिंग एजुकेशन टू द वीकर सेक्शन। शी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन 1848। तो सावित्रीबाई फुले अपने हस्बैंड के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करती है और एडुकेशन जो है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जो
जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको वो एडुकेशन देना चालू करवाती हैं। और इसी दौर पे उन्होंने क्या है पहला स्कूल खोला गर्ल्स के लिए 1848 में। तो शी सेट अप 17 मोर स्कूल्स बाय 1897। और 1897 के आते आते उन्होंने 17 स्कूल्स और खोल लिए। शी वाज इलिटरेट हरसेल्फ बट लर्न टू रीड एंड राइट विद द हेल्प एंड मोटिवेशन ऑफ हर हस्बैंड। तो वो क्या थी, खुद अनपढ़ थी, लेकिन उनका जो हस्बैंड था ज्योतिबा फूले वो बहुत ही वो चाहता था कि उसकी बीवी पढ़े लिखे, तो इसलिए उसको लिखना और पढ़ना किसने सिखाया, उसके हस्बैंड ने खुद सिखाया। तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ हर स्कूल। शी मोटिवेटेड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन टू स्टडी। वो अपने स्कूल की पहली महिला टीचर भी बनी और उन्होंने जो बच्चे हैं, जो वीकर क्लास के जो लोग हैं, उनको मोटिवेट किया, जो बच्चे हैं, ताकि वो पढ़ सकें। हर स्कूल करिकुलम sought to develop an understanding of moral story, Devanagari script, grammar, mathematics, geometry, Maratha history and the map of Asia, Europe and इंडिया। तो उसके स्कूल का जो करिकुलम मतलब सिलेबस क्या होता था, ऐसा सिलेबस होता था ताकि जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल स्टोरीज हैं, उसको बच्चे समझ सकें। और साथ ही साथ क्या हुआ था, देवनागरी स्क्रिप्ट था, ग्रामर था, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में, मराठा हिस्ट्री और जो मैप है एशिया, यूरोप और इंडिया, इसके बारे में पढ़ाया जाता था। द फूले कपल faced a lot of opposition from the upper caste communities. Fearing the worth of influential members of this community, Jyotiba's family put pressure on him to close the schools and eventually threw them out of their home. तो फूले जो कपल है, जो ज्योतिबा और सावित्री फूले, तो ये इनको बहुत सारे विरोध सहना पड़ा जो अपर कास्ट कम्युनिटीज़ है वहाँ से। तो उनको हमेशा एक डरा के मतलब रखा जाता था, जो मेंबर्स थे उनके कम्युनिटीज़ के, वो उनको डरा के रखा जाता था। और फाइनली इससे क्या हुआ, जो ज्योतिबा की फैमिली थी उन्होंने उनको बहुत प्रेशर दिया कि वो जो स्कूल्स वगैरह उन्होंने खोल के रखे हैं उसको बंद कर दें, और अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको क्या कर दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया। द अपर कास्ट पीपल टॉर्मेंटेड सावित्री बाई इन मैनी केसेस। और जो अपर कास्ट पीपल हैं उन्होंने सावित्री बाई को हमेशा जो है नकारने की कोशिश की, टॉर्मेंट कर मतलब परेशान करने की कोशिश की। दे थ्रू गार्बेज इन द एंट्रेंस एंड कोर्टयार्ड ऑफ हर स्कूल। शी वॉज इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड व्हिल वॉकिंग ऑन द रोड। तो देखिए कितनी गंदी गंदी हरकतें की इन्होंने। क्या किया, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो क्या करते थे, जो कचरा है उनके एंट्रेंस में फेंक के चले जाते थे, जो उनका जो स्कूल था वहाँ पे फेंक के चले जाते थे, उनका जो कोर्टयार्ड था वहाँ पे, वो हमेशा उनको इंसल्ट करने की कोशिश करते थे, गाली देते थे जब वो रोड पे चलती थी। शी फेस्ड द अब्यूज़ एंड टॉर्मेंट विद पेशेंस एंड करेज। तो ये भी जो भी अब्यूज़ है और ये जो उनके साथ बदसलूकी की जाती थी उसको उन्होंने पेशेंट और करेज के साथ सहा। बट शी नेवर forsake her chosen path and continued her work। तो उन्होंने अपना जो रास्ता चुना था उसको छोड़ा नहीं और कैसे भी करके जो है अपना काम को जारी रखा। तो सावित्री बाई एंड ज्योतिबा फूले यूज्ड द क्रिएटिव आर्ट्स लाइक ड्रामा, सॉन्ग एंड पोएट्री टू कन्वे देयर आइडियाज, देयर main objective being to develop in children an awareness of social reforms and a desire टू एडवांस इन लाइफ। तो जो फूले कपल थे ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले, ये हमेशा क्रिएटिव आर्ट्स जैसे कि ड्रामा, सॉन्ग, पोएट्री इसको यूज़ करते थे ताकि जो आइडियाज़ हैं, जो उनके जो आइडियाज़ है, ताकि सोसाइटी में सुधार आ सके। जो ऑब्जेक्टिव है उनका कि वो जो बच्चे हैं उनमें एक जनरल सोशल अवेयरनेस लेके आ सके और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, उसके लिए वो क्रिएटिव आर्ट्स यूज़ करते थे। तो सावित्री बाई वॉज ऑल्सो अ पोइटस। Her poetry reflected her deep sympathy and concern for exploited class in the society। तो सावित्री बाई जो है एक कवित्री भी थी और उनके कविताओं में हमेशा रिफ्लेक्ट क्या करता था, एक सहानुभूति और एक कंसर्न था, वो चिंतित थी जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है सोसाइटी उसके बारे में वो उसमें बताती थी। हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स लाइक काव्या फूले इज कंसिडर्ड टू बी द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी लैंडमार्क दैट हर्डर द रेनाइसेंस मोमेंट इन मराठी लिटरेचर। तो इनका जो कलेक्शन है पोएम्स का, काव्या फूले, इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क कंसिडर किया जाता है, जिसमें जो बदलाव है, रेनाइसेंस मूवमेंट, जो बदलाव है मराठी लिटरेचर में वो दर्शाया गया है। शी वॉज वन ऑफ द इंडियाज पायनियर वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स। हर एफर्ट्स आर all the more significant because they showed the way to exploited
वुमेन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो ये जो सावित्रीबाई फुले हैं, इसको इंडिया की एक बहुत ही मुख्य वुमेन रिफॉर्मर्स के तौर पर जाना जाता है। और इन्होंने क्या एफर्ट लगाए थे, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए ताकि जो शोषित वुमेन्स हैं वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ सके। उसके बाद हमको देखना है वुमेन स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स। वुमेन्स के क्या स्ट्रगल्स हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स में। पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है, जहाँ पे हर व्यक्ति को क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वुमेन्स जो है अपने वोट्स कास्ट करने के लिए लाइन पे खड़ी हुई हैं, कतार पे खड़ी हुई हैं। तो वुमेन कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन, बट डू दे पार्टिसिपेट इक्वली। तो वुमेन्स क्या है, जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो जगह है वो वुमेन्स की है, मतलब हाफ जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री की है वो वुमेन से बनती है। तो लेकिन क्या उनका पार्टिसिपेशन इक्वली है? तो कैन एनी डेमोक्रेसी सक्सीड विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन? तो क्या कोई डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकता है वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के बिना, जहाँ पे वुमेन्स का जो पॉपुलेशन है, जो उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हाफ है। In most democratic countries of world, women had to struggle for many years to gain their political rights. Women played a key role in India's independence movement and consistently sought their rights. तो बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वुमेन्स को क्या है, जूझना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा ताकि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। और वुमेन्स जो है हमेशा उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई है। इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी अगर देखें तो अभी हमने देखा ज्योतिबा फूले के बारे में, सरोजिनी नायडू हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टेंटली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में पार्ट लिया और कॉन्स्टेंटली जो है अपने राइट्स के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। They repeatedly demanded their voting rights, even joining the international universal suffrage movement. तो उन्होंने हमेशा जो है अपने वोटिंग राइट्स के लिए जो है आवाज़ उठाई और उन्होंने जो इंटरनेशनल मूवमेंट है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट, सफरेज मतलब जो वोट करने का अधिकार, उसको भी ज्वाइन किया। तो कुमुदिनी मिश्रा वाज इनवाइटेड एज इंडियाज वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एट इंटरनेशनल वुमेन सफरेज कांग्रेस हेल्ड इन बुडापेस्ट इन 1930। तो कुमुदिनी मिश्रा, ठीक है, इनको इनवाइट किया गया, जो इंडिया का जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, इंटरनेशनल वुमेन्स सफरेज कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे बुडापेस्ट 1930 पे ये हो गया था। वुमेन्स जो है अपने इक्वल राइट्स की डिमांड कर रही है इस पिक्चर में। तो वुमेन ऑल्सो वॉइस देयर डिमांड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन 1917, स्टेटिंग दैट दे बी गिवन एजुकेशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। तो वुमेन्स ने अपनी आवाज़ तब भी उठाई जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे 1917 में, और उन्होंने बोला कि उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले और हेल्थ बेनिफिट्स मिले। द मद्रास असेंबली ग्रांटेड वुमेन देयर वोटिंग राइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। तो मद्रास असेंबली में वुमेन्स को फर्स्ट टाइम जो है वोटिंग राइट्स दिए गए, कब, 1921 में। द एक्ट ऑफ 1935 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन असेंबली, ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1935 में रिजर्व सीट्स दिए गए वुमेन को असेंबली में। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू इफेक्ट दैट एवरी एल्डर वुमेन इन कंट्री फाइनली गॉट द राइट टू कास्ट हर वोट। तो अब जो है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 में, उसके बाद ही जितनी भी महिलाएं हैं कंट्री में उनको फाइनली जो है वो अपने वोट कास्ट करने के लिए राइट मिला। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर, दे वेंट बियॉन्ड देयर डिमांड्स फॉर राइट्स इन एवरीडे लाइफ सच एज एजुकेशन, जॉब्स, पर्सनल सेफ्टी, एबॉलिशन ऑफ डाउरी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। और इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी मिलने के बाद में, वुमेन्स ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होने लगे, स्ट्रॉन्गर होने लगे, और उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स करने लगे राइट्स को लेके, जैसे कि एवरीडे जो उनको राइट्स मिलना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जॉब्स करने की आज़ादी, अपनी पर्सनल सेफ्टी, जो दहेज प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए, और उनको भी प्रॉपर्टी में अधिकार मिला जाए। तो दे नाउ बिगेन डिमांडिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना पार्टिसिपेशन जो है वो मांगने लगी। द लॉ गारंटिंग इक्वल राइट्स टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इन देयर फैमिली प्रॉपर्टी वाज पास्ड इन 1956। और एक लॉ जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वल अधिकार, ठीक है, सामान्य अधिकार मिला कि वो जो फादर की प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जानते हैं फादर की प्रॉपर्टी हमेशा जो है मेंस के पास जाती है, तो पर ऐसा नहीं हो रहा था। 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली जो है प्रॉपर्टी में अधिकार मिलने लगा।
इट टुक अ सस्टेनेबल स्ट्रगल टू गेट लॉ पास, और इस लॉ को पास करने के लिए बहुत सारी जो है पापड़ मिलने लगे, मतलब सस्टेनेबल स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. इट वॉज आर्ग्यूड बाई ओपोनेंट्स दैट सच अ लॉ वुड क्रिएट रिफ्ट्स इन फैमिली, वाइल इट्स सपोर्टर्स सॉ इट स्टेप forward in upholding the democratic values of justice and equality. तो यहाँ पे इसमें मतभेद भी था. जो ओपोनेंट्स हैं, मतलब इसका विरोध करने वाले हैं, वो क्या बोलने लगे कि अगर इस तरीके का लॉ पास हो जाता है तो फैमिली में मतभेद होना चालू हो जाएगा. और जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या लगता था कि अगर ये स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, ये लॉ पास हुआ तो एक डेमोक्रेटिक जस्टिस फॉलो होगा वुमेन्स के साथ भी. तो 1956 में ये जो लॉ है अपनी शॉर्टकमिंग्स के साथ जो है एड्रेस किया गया और रेक्टिफाई किया गया 2005 में. ठीक है, तो ये लॉ रेक्टिफाई हो गया है 2005 में. तो इसके तहत क्या है, कोई भी पुश्तों की जो ज़मीन है उसको अगर सिर्फ और सिर्फ वॉइस का अधिकार नहीं रहेगा, उसमें वुमेन्स का भी अधिकार होगा. तो वुमेन्स पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वुमेन्स पार्ट है. So women believe that if they get due representation in political organization, they will be able to mobilize public opinion and get laws passed on issues linked to their daily life. They believe it will help them to take personal and political decision more easily. तो वुमेन्स बिलीव करती हैं कि अगर उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हाथ रहे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करे, तो वो अपनी जो पब्लिक ओपिनियंस है और जो लॉस वुमेन से रिलेटेड है वो डेली लाइफ से लेकर उसको वो पास करवा देंगी. और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि पर्सनल और पॉलिटिकल डिसीजन भी वो ज़्यादा ईजिली ले सकती हैं. अब उसके आगे जो है हमको देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो इसमें वुमेन्स का क्या पार्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे. ज़्यादा पार्ट नहीं है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर भी एंड हो जाएगा. तो हम यहाँ पे पॉज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चीज़ों को देखेंगे. तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा. इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा. और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.